अब एक एक करके मंत्री शपथ तो लेते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन कम से कम एक जो अच्छी तस्वीर नवीन पटनायक के मंच पर पहुंचने की सामने आई, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे राज्य या फिर केंद्र में भी हमने देखा जिस तरह की उम्मीद की जाती रही है वैसी तस्वीरें नहीं दिखाई दी। तो इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी, और वहां पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर 24 सालों तक लोगों की महत्वाकांक्षाओं, जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम नवीन पटनायक की ओर से किया गया। यही कारण रहा कि एक वक्त पर गरीब राज्य के तौर पर पहचाने जाने वाला ओडिशा, उनके नेतृत्व के बाद उसमें काफी हद तक सुधार आया, और अब ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि उसको लेकर वो आगे बढ़े। तोहिन सिन्हा जी नमस्ते। चित्रा जी, निश्चित रूप से नवीन पटनायक जी का आज उपस्थित होना एक बहुत ही, जो कहते हैं, राजनीतिक संस्कार का परिचय देता है। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक जो है बधाई तक नहीं दिए। उड़ीसा की बात करें तो निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन है। 24 वर्ष के बाद 24 वर्ष के बाद जो है बीजेडी का रूल वहां समाप्त हुआ है। और निश्चित रूप से नवीन पटनायक ने एक बड़ा परिवर्तन किया था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार भी बढ़ा था। एक ऐसे आईएएस ऑफिसर के हवाले सब कुछ सौंप दिया गया था जिसको उड़ीसा की समझ कम थी, और इसीलिए जो है डेवलपमेंट की गति भी कम हुई थी। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सवाल है, देखिए, आदिवासी समाज से आते हैं मोहन चरण मांझी जी, एक वॉचमैन के बेटे, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब वर्ग का सशक्तिकरण किया है, ये उस पूरे उस कड़ी का जो है एक एक्सटेंशन है। लेकिन साथ ही अगर आप दोनों उप मुख्यमंत्री को देखें तो उड़ीसा के तीनों भागों को, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिमी उड़ीसा और तटीय उड़ीसा को, तीनों को जो है इन पदों में जो है उनका समावेश हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा दिन है। लेकिन जो बड़ी मैसेज यही है कि जो नवीन पटनायक ने जिस उदारता का, जिस राजनीतिक संस्कार का परिचय दिया है, मेरे ख्याल से राहुल गांधी को भी उससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जिस प्रकार से बेतुकी बातें कर रहे हैं पिछले 8 दिनों से कि मोदी जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं था सरकार बनाने का, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको जो है इससे उनके अंदर भी एक प्रियंका भारती जी, तुहिन सिन्हा जी की बातों पर आप जवाब दीजिए। और एक नया राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, विस्तार करती हुई अपने राज्यों का, प्रियंका भारती जी। चित्रा जी अभी राजनीतिक संस्कार की बात कर रहे थे तुहिन जी। वो राजनीतिक संस्कार तब कहा गया था जब ट्राइबल आदिवासी, जो हमारी देश की राष्ट्रपति हुई द्रौपदी मुर्मू जी, जब उसी तरह से नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, उनको बुलाया तक नहीं गया था, अपमान किया गया था। तब राजनीतिक संस्कार इनको नहीं याद आया था। क्यों नहीं बुलाया गया था? सिर्फ इसलिए कि वो दलित, वो आदिवासी महिला थी। अभी आप देख रहे होंगे कि आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल अयोध्या के लोगों को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, बार बार उनको गालियां दी जा रही हैं, और ये सारे बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां से एक दलित एमपी जीत गया, वहां से अयोध्या के सारे 5 मंडल पे इंडिया के लोगों की जीत हुई। सिर्फ इसलिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक दलित एमपी वहां पर आखिर आ कैसे गया। तो इस तरह की जो इनकी कार्यशैली रही है, और मैं इनके लोगों पे क्या बात करूं। ऐसे लोग कैबिनेट में लोग बिठा दिए हैं, फिर से अश्विनी वैष्णव जैसे लोग जो रेलवे का काम कम करते हैं लेकिन ब्राह्मण महासभा ज्यादा अटेंड करते हैं। तो इन पे कैसे खुशी मैं दिखाऊं, कैसे इनके राजनीतिक संस्कार पे मैं बात करूं। मोहन चरण मांझी जी का आज दिन है, 2 शब्द उनके लिए भी बोल दीजिए। वो आदिवासी नेता हैं, एक आदिवासी ओडिशा की कमान संभाला, 2 शब्द उनके लिए भी प्रियंका भारती जी, फिर हम लोग पूरे देश का चक्कर लगा लेंगे डिबेट में। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि वो मजबूती के साथ, जिस तरह से जिस तबके का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हीं के लिए वो मजबूती से आवाज उठाएं, और जो रिजर्वेशन का 50% का कैप है उसको खत्म करवाएं। और तब भी मैं ये देखूंगी कि ये भाजपा वाले उनका सम्मान इसी तरह से करते हैं या फिर अपमान पर उतर आते हैं। बस मुझे भविष्य में यही देखना है। तोहिन जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद सत्य प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, कितने दुख की बात है कि जब हमने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आगे रखा था प्रेसिडेंट पद के लिए, तो आरजेडी और कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया था, और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर नए संसद के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया तो इनको समझना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स होते हैं। जहां प्रधानमंत्री एक मुख्य अतिथि के रूप में है, वहां राष्ट्रपति मौजूद नहीं हो सकती हैं, और यह कहीं अनिवार्य नहीं है कि हर जगह पर प्रेसिडेंट जो है वो मुख्य अतिथि बनकर हो। ये देश को पहला आदिवासी प्रेसिडेंट मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इनके सहयोगी दल जो हैं वो कह रहे थे, अजय कुमार जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो उस समय कह रहे थे कि शी बिलोंग्स टू एन इविल फिलोसफी। तो इस प्रकार की बातें ये लोग कर रहे थे। अभी
अभी मैडम जो है रेलवे की बात कर रहे थे, अरे जिन लोगों ने लैंड फॉर जॉब स्कैम किया था रेलवे में, गरीब लोगों से जमीन ली थी जॉब देने के बदले में, वो लोग रेलवे की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको 2 लाइन में प्रियंका जी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों पर भी जाना है। ठीक है सर, खत्म हो गया। ठीक है जयंत घोषाल था, उसके बाद में आ रही हूँ। नॉलेज का जब अभाव होता है तो जो प्रेरोगेटिव्स वाले माइंडसेट होते हैं वही बातें बोलते हैं। 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया था लालू प्रसाद यादव ने उस दुधारी गाय रेलवे को, जिस समय वो बिकने वाली थी उस समय में। तो जब मालूम नहीं होगा तो ऐसी ही बातें करेंगे। और प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल? नागपुर से सेट होकर आपका प्रोटोकॉल आता है क्या कि जो आदिवासी महिला है वो सब जगह मौजूद नहीं हो सकी, लेकिन पीएम मौजूद हो जाएंगे हर जगह, क्योंकि उनको कैमरे से इतना प्यार है तो वो मौजूद हो सकते हैं। वहां पे आपने कितने कितने पंडितों को बुला रखा था, तब प्रोटोकॉल नहीं टूटा, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति आ जाते। अरे भैया ओडिशा पे बात कर रहे हैं, हो गई अब बात, थोड़ा सा ओडिशा की भी बात कर लें। मुझे लगता है कि कई बार टेलीविजन चैनल पर जो कोस्टल एरिया होते हैं यहाँ पर, या फिर हिंदी के अगर मुकाबले वहां पर देखिए स्थानीय भाषाओं का जहां पर ज्यादा प्रभुत्व होता है, टीवी चैनल में भी वो लोग पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है ओडिशा पर ही फोकस करके रखें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। सत्यप्रकाश जी, आप प्रियंका जी की बातों पर कुछ कहना चाह रहे थे? जयंतदा और आशुतोष जी उसके बाद में फौरन। प्रियंका जी, आपने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को बधाई दी, मैं आपको व्यक्तिगत इस बारे में बहुत आपका शुक्रिया हूं, लेकिन क्या कभी लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी से पूछ कर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता कोई पद धारण करता है तो उसको लालू जी बधाई नहीं देते हैं, तेजस्वी जी बधाई नहीं देते हैं? इसको पता करिए, आपकी प्रवक्ता की कुर्सी जा सकती है। आपके यहाँ बधाई उधाई का कल्चर है नहीं। रहा बात, आप द्रौपदी मुर्मू को वोट तो दिए नहीं, एपीजे कलाम अल्पसंख्यक से खड़े थे उनको भी नहीं दिए, रामनाथ कोविंद जी दलित से खड़े थे उनको भी नहीं दिए। तो आपके यहाँ वोट देने का, उनको आगे बढ़ाने का ये भी कल्चर नहीं है। तेजस्वी बढ़े, तेज प्रताप बढ़े, मीसा बढ़े, रोहिणी बढ़े, लेकिन प्रियंका भारती ना बढ़े, ये कल्चर उस पार्टी में है। आज मोहन चरण मांझी जी ने 18वीं मुख्यमंत्री के रूप में उड़ीसा का शपथ लिया है। एक बधाई नीतीश कुमार जी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू जी को भी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है और उनको भी बधाई जाएगा, बहुत बहुत बधाई। ये मौका नहीं था कि प्रियंका भारती इन चीजों का जिक्र करती, ये मौका था कि एक सरपंच सीएम की कुर्सी तक पहुंचा है, उसकी जीवन यात्रा संविधान सम्मत, बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान निर्माता रहे उनके दिखाए रास्तों पर अगर कोई व्यक्ति सरपंच से सीएम तक पहुंचता है तो भारत को आज गर्व करने की जरूरत है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, किसी भी पार्टी से रहे। उन्होंने बधाई दी, इसके लिए शुक्रिया। यकीनन यहाँ पर 24 सालों के शासन को ध्वस्त करते हुए, लेकिन अच्छी तस्वीर, बार बार हम नवीन बाबू का, वहां पर नवीन पटनायक का जिक्र कर रहे हैं, मंच पर उनकी भी मौजूदगी है, बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और जिस तरह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो वहां पर पहुंचे, ऐसी पॉलिटिक्स बहुत कम देखने को मिलती है। मैं चाहूंगी आशुतोष जी इस पर आपकी टिप्पणी हो जाए, वो तस्वीरें भी एक बार दिखा दें हमारे दर्शकों को जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नवीन पटनायक की पॉलिटिक्स, वो अब इतिहास का हिस्सा होती हुई, नवीन बाबू इतिहास बनाते बनाते रह गए जो पवन चामलिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले थे, लेकिन आज मंच की ये तस्वीरें क्या बताती हैं आशुतोष जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नवीन पटनायक जब भारत के इलेक्टोरल इतिहास लिखा जाएगा तो उनमें उनका नाम बहुत ऊंचाई पे होगा और बहुत स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि एक ऐसे शख्स, उनके पिताजी बीजू पटनायक जो काम नहीं कर पाए उसको नवीन पटनायक ने किया। बीजू पटनायक तो जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है 2 बार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रहना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और बहुत क्लीन उनकी गवर्नमेंट रही, उनके गवर्नमेंट पे कोई बहुत ज्यादा आरोप नहीं लगे। इसलिए नवीन पटनायक हमारे ख्याल से देश के बहुत ही बड़े नेताओं में उनका नाम है और भारत के इतिहास में भी उनका नाम होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अच्छा कदम उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे उनको बुलाने के लिए, हाँ, वो उनके घर गए थे। नहीं, जो स्टेचर है नवीन पटनायक का, उस देश में बहुत कम राजनेताओं का वो स्टेचर है, और बिना किसी कंट्रोवर्सी में रहते हुए, बिना किसी पर खाम का हमले करते हुए, हालांकि इस विधानसभा के चुनाव में उनके ऊपर जबरदस्त हमले किए गए लेकिन उन्होंने उसका उस तरीके जवाब नहीं दिया। जहां तक मांझी जी का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये उसका एक उदाहरण है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो मेहनत करता है और साथ ही साथ अगर उसके अंदर राजनीतिक समझ है तो वो ऊंचे पदों तक पहुंच सकता है। और इसमें बीजेपी अगर क्रेडिट लेना चाहती तो निश्चित तौर पर उनको क्रेडिट लेना चाहिए और उन्होंने बनाया है तो क्रेडिट उनको जाता है और देना भी चाहिए क्रेडिट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जयंत घोषाल, एक बार आपकी टिप्पणी इन तस्वीरों पर भी मैं चाहूंगी, और जब बातें आशुतोष जी ने कही है क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, देखिए, ओडिशा की राजनीति और नवीन बाबू के जो बारे में इतना चर्चा हो रहा है, मैं सहमत हूं कि इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेनन। देखिए, मैं बार बार ओडिशा में जाता हूं और उस समय
लास्ट चुनाव के समय भी लोग जो है वो बहुत सारे आम जनता है जो नवीन बाबू को आज भी बीजू बाबू कहते हैं और कहते हैं कि जब तक बीजू बाबू है, जीवित है, हम लोग तो बीजू बाबू के साथ है और बीजू बाबू जब चले नहीं रहेंगे तब उसके बाद हम बीजेपी को लाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस, मैं वो कांग्रेस जमाना भी ओडिशा में देखा था जिस समय जेबी पटनायक से लेके गोमांगो तक मैंने देखा था, तो वो कांग्रेस कैसे वो स्पेस लूज किया और बीजेपी कहां था। इसीलिए आज बीजेपी के लिए ओडिशा विक्ट्री इसे मेजर 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 विक्ट्री, क्योंकि ओडिशा में बीजेपी वो कांग्रेस का स्पेस, ट्राइबल स्पेस, ओबीसी स्पेस, डिप्टी सीएम भी देखिए एससी से कैटेगरी से हैं, ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है, क्या कॉम्बिनेशन लगा, सिंहदेव साहब रॉयल फैमिली से हैं। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको कह रहा हूं विदाउट बैरिता, मैं तो पश्चिम बंगाल में हूं, तो पश्चिम बंगाल में इतना तू मैं देखता रहता हूं और वो पड़ोसी ओडिशा में नवीन बाबू मिडनाइट फोन किया था मोदी जी को कोविड के टाइम में और बोला कि वैक्सीनेशन का अचानक वो क्राइसिस हो गया है और मोदी जी रात में 2:30 बजे फोन किए पुणे में और सुबह 6 साढ़े 6 बजे वो सप्लाई हुआ था। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर भी कैसे होना चाहिए मैं तो देखता रहता हूं, ओडिशा में एक मॉडल है और आज भी नवीन बाबू आए हैं, कितना शिष्टाचार है। और बीजेपी की तरफ से भी मुझे याद है जब धर्मेंद्र प्रधान को चीफ मिनिस्टर, उस समय की बात कर रहा हूं, जब नवीन बाबू जीत गए तो धर्मेंद्र प्रधान भी गए थे नवीन बाबू से मिलने के लिए, प्रणाम किया। और जो बीजेपी और बीजेडी का लड़ाई भी था, लेकिन नवीन बाबू के ऊपर जो एक फ्रेंडली फाइट का भी नारा लगाया था, तो विदाउट मतलब एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन कैसे बीजेपी जीतता है, ये बहुत एक सीखने लायक स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। देखिए मोदी जी वहां जाके हेल्थ इशू और नवीन बाबू का हेल्थ इशू इस बार बहुत बड़ा है क्योंकि लोग नवीन बाबू को रेस्पेक्ट किए हैं। बीजेपी ने कहा भी है कि वो जांच करवाएगी कि हाल के दिनों में उनकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ी। ये जो रैलियों में, चुनावी रैलियों में भाषण देते हुए नेता नजर आए, वीके पांडियन को लेकर, खासतौर से जो उनके सहयोगी रहे, उनको लेकर बार बार सीधे अटैक से बीजेपी की नेता भी हम सब ने देखा था नवीन पटनायक को लेकर किस तरह से बचते हुए दिखाई दे रहे थे। जयंतुदा नहीं, पांडियन का इशू जरूर कहना चाहिए क्योंकि पांडियन इशू अगर वो खुद अपने आप को सक्सेसर अनाउंस ना करते और वो तमिल ओरिजिन और वो ओडिशा में उसका रिएक्शन हुआ, बीजू बाबू, नवीन बाबू और पांडियन ये एक नहीं है। और आज देखिए पांडियन को खुद जाना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, तो उनके पत्नी ओडिशा की ओरिजिन है, ये कैंपेन करने के समय भी बोलना की जरूरत पड़ा क्योंकि देखिए डेवलपमेंट के मुद्दा जो है वो नवीन बाबू के बाद ये जो डबल इंजन वाला थ्योरी बीजेपी ने प्रीच किया और मुझे अभी भी याद है कि कैसे वो फायरिंग हुआ था कलिंगा में और इन स्पाइट ऑफ दैट वो नवीन बाबू ने डेवलपमेंट के मुद्दे में भी सेंटर के साथ रिश्ता रखा। कभी मतलब इतना झगड़ा, अच्छा ओवर पब्लिसिटी भी नवीन बाबू कभी नहीं करते थे। आपकी बातों से मुझे याद आ गया जब इंडिया गठबंधन बना था नया नया ही पटना में, तो सबसे पहले अगर किसी एक राज्य में नीतीश कुमार पहुंचे थे तो यही नवीन बाबू से मुलाकात करने के लिए, लेकिन नवीन पटनायक ने अपनी दूरी बनाकर रखी थी एनडीए से भी और इंडिया गठबंधन से भी। मुझे अच्छे से याद है, बहुत उस पर खबरें भी बनी थी। वो उन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं सही और मेरा राज्य भला, इस वजह से मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन कई ऐसे मुद्दों पर बीजेपी को सपोर्ट करते भी हमने देखा था। लेकिन अब वीके पांडियन जो करीबी रहे आईएएस अधिकारी तमिलनाडु के, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, तो ये स्थिति इस वक्त बीजू जनता दल की हो गई है। और यहां पर जल्दी से एक आंकड़ा गिनाते हुए इसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अपनी सत्ता की 24 सालों में जब नवीन पटनायक की कुर्सी संभाली थी, 53 साल उस वक्त उनकी उम्र थी और देश के सबसे गरीब राज्यों में ओडिशा को गिना जाता था। 2006 में जहां 63.8% आबादी वहां पर गरीबी रेखा से नीचे थी, हालांकि 2000 से ही उन्होंने सत्ता संभाली थी, लेकिन 2006 का आंकड़ा बताता है 63% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी और अब यह आंकड़ा 11% पर आकर सिमट गया है। तो इसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि ओडिशा में नवीन पटनायक की ओर से किस तरह के कामकाज किए गए। हालांकि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, खासतौर से पांडियन को लेकर बार बार बीजेपी इस बात को गिनाती रही।